बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के वार्ता समर्थक गुट ने केंद्र और असम सरकारों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया साइन। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया के 28 दलों के बीच सीट शेयरिंग साबित हो सकती है बड़ी चुनौती। मध्य प्रदेश में आज हो सकता है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। राजस्थान में भी मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभाग हुए तय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों को दी बधाई। अब खबरें विस्तार के साथ। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के वार्ता समर्थक गुट ने शुक्रवार को केंद्र और असम सरकारों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता साइन किया है। इस शांति समझौते में हिंसा छोड़ने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की बातें शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में ये समझौता हुआ है। ये शांति समझौता अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले उल्फा गुट और सरकार के बीच 12 साल चली बिना शर्त बातचीत का समापन है। शांति समझौते के साथ उल्फा के 700 कैडरों ने भी समर्पण किया है। उत्तर पूर्व में उल्फा का बीते कई सालों से आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है। इस शांति समझौते से असम में लंबे समय से चले आ रहे विद्रोह का अंत होने की उम्मीद है। दरअसल उल्फा के गुट ने 20 नेता पिछले एक हफ्ते से दिल्ली आए हुए हैं। भारत सरकार और असम सरकार के अधिकारी नेताओं को शांति समझौते के मसौदे पर साइन करने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। उल्फा के जिस गुट ने शांति समझौते पर साइन किए हैं उसका नेतृत्व अनूप चेतिया कर रहे हैं। इस गुट ने साल 2011 के बाद से हथियार नहीं उठाए हैं। उल्फा के साथ शांति समझौता होने के बाद अमित शाह ने कहा कि असम के भविष्य के लिए उज्जवल दिन है। कई दशकों से असम और उत्तर पूर्व में हिंसा देखने को मिल रही है। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद हम पूर्वोत्तर को हिंसा मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गृह मंत्री शाह ने कहा कि पिछले 5 सालों में पूर्वोत्तर में 9 शांति समझौते हुए हैं। इसमें सीमा शांति और शांति समझौते शामिल हैं। असम के 85% इलाकों में AFSPA हटा दिया गया है। आज उल्फा के साथ हुए समझौते से राज्य में हिंसा खत्म होगी। ये संगठन कई दशकों से हिंसा कर रहा था, जिससे करीब 10,000 लोगों की मौत हो गई है। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए इंडिया के 28 दलों के बीच सीट शेयरिंग बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस के बाद प्रमुख विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की भाजपा से सीधी टक्कर है। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने भी शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में दादरा और नगर हवेली सहित 23 सीटों पर शिवसेना लड़ती रही है और वह मजबूती से लड़ेगी। इन 2 बयानों के बाद कांग्रेस के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालना आसान नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया के 28 दलों से सीट शेयरिंग पर जनवरी के पहले हफ्ते से बातचीत शुरू कर देगी। ये जानकारी कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के ठीक एक दिन बाद आई है। गौरतलब है कि पार्टी ने इस दिन नागपुर में लोकसभा चुनाव का एक तरीके से आगाज कर दिया था। मध्य प्रदेश में आज मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी की। देर शाम वे पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से भी मिलने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ही रात्रि विश्राम किया क्योंकि कोहरे के कारण उनका विमान उड़ान नहीं भर सका। ऐसा माना जा रहा है कि उनके भोपाल लौटने के बाद कभी भी मंत्रियों को विभाग बंटवारे का ऐलान हो सकता है। विभागों के बंटवारे के साथ ही उज्जैन में मंत्रिमंडल की बैठक होने की भी संभावना जताई जा रही है। राजस्थान की बात करें तो आज मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। दोपहर को राज्यपाल कलराज मिश्र नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल के नामों पर फाइनल मोहर शुक्रवार शाम दिल्ली में लगी। CM भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात कर लिस्ट सौंपी। मुख्यमंत्री मौसम खराब होने के कारण देर रात सड़क मार्ग से जयपुर लौटे। आज CM राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे और वह राज्यपाल को शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंपेंगे। सूत्रों की माने तो बुधवार देर रात तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर और प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर के बीच लंबी बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में लगभग सभी नाम फाइनल कर लिए गए थे।
छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभाग तय हो गए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव को लोक निर्माण, विधि और नगरीय प्रशासन दिया गया है। वहीं विजय शर्मा गृह मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा उन्हें तकनीकी शिक्षा और रोजगार की जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं आईएएस की नौकरी छोड़कर विधायक और मंत्री बने ओपी चौधरी अब वित्त विभाग संभालेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभागों के बंटवारे के बाद सभी मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सभी मंत्री अपने अपने विभागों से अब जनता के हित के लिए कार्य करेंगे। बता दें कि इससे पहले विभागों के बंटवारे को लेकर जब लिस्ट सामने आई थी तो काफी देर तक उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी। वही मंत्री भी इसे लेकर उलझन में थे। उनके पास लोगों के बधाई देने के लिए कॉल आ रहे थे, जबकि उन्हें भी इसके बारे में आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बंद लिफाफे में मंत्रियों के विभागों की लिस्ट गवर्नर हाउस भेजी थी। राज्यपाल ने लिस्ट पर साइन कर शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग को भी भिजवा दिया था। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि देर शाम या शनिवार को विभागों की लिस्ट आ सकती है। गौरतलब है कि प्रदेश में मंत्रियों का शपथ ग्रहण 22 दिसंबर को हुआ था। इसके बाद से ही सभी को विभागों के बंटवारे का इंतजार था। इसे लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे थे। शपथ ग्रहण के अगले दिन 23 दिसंबर को सीएम साय ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। पंजाब में कपूरथला रियासत की महारानी गीता देवी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें हार्ट की बीमारी थी। संक्षिप्त बीमारी के बाद उन्होंने गुरुवार देर शाम नई दिल्ली स्थित घर में ही आखिरी सांस ली। महारानी गीता देवी के बेटे और कपूरथला रियासत के वंशज शत्रुजीत सिंह टिक्का ने बताया कि गुरुवार शाम महारानी को हार्ट की थोड़ी समस्या हुई। वह उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। महारानी गीता देवी अस्पताल की जगह घर में ही रहना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें टेस्ट वगैरह कराने के बाद घर वापस ले आए। शाम 7:15 बजे उन्होंने घर में ही अंतिम सांस ली। बता दें कि महारानी गीता देवी का अंतिम संस्कार 30 दिसंबर दोपहर 3 बजे नई दिल्ली के लोधी शमशान घाट में किया जाएगा। काबिले गौर है कि महारानी गीता देवी की गिनती देश की चुनिंदा बेहद सम्मानित महिलाओं में होती है। महारानी गीता देवी जस्तान की राजकुमारी थी। राजकुमारी गीता देवी का जन्म 21 मार्च 1936 में हुआ था। उनका विवाह 1958 में कपूरथला के महाराजा पवनजीत सिंह के राजकुमार सुखजीत सिंह के साथ हुआ था। उनके पति प्रिंस सुखजीत सिंह का जन्म 15 अक्टूबर 1934 को बेंगलुरु में क्राउन प्रिंस परमजीत सिंह साहब बहादुर की दूसरी पत्नी लीला देवी की दूसरी संतान के रूप में हुआ था। इस समय कपूरथला के महाराजा ब्रिगेडियर सुखजीत सिंह की पत्नी गीता देवी अपने बेटे शत्रुजीत सिंह टिक्का के साथ नई दिल्ली की ग्रेटर कैलाश कॉलोनी में रह रही थी। कपूरथला रियासत के महाराजा सुखजीत सिंह और महारानी गीता देवी के परिवार में उनका बेटा शत्रुजीत सिंह टिक्का और 2 बेटियां एम.के. गायत्री देवी और एम.के. प्रीति देवी हैं। बता दें कि महारानी गीता देवी के निधन पर पटियाला रियासत के महाराजा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गहरा शोक जताया है। इसके अलावा बीकानेर रियासत की राजकुमारी राजश्री कुमारी, गुजरात रियासत के युवराज जस्टिन के साथ साथ ग्वालियर, बड़ौदा, जयपुर और जोधपुर रियासत के राजा महाराजाओं ने महारानी गीता देवी के निधन पर गहरा शोक जताया है। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुडू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दरअसल हिमाचल हाई कोर्ट ने कारोबारी निशांत शर्मा को धमकाने से जुड़े केस में बीते मंगलवार को डीजीपी और एसपी कांगड़ा को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों को चुनौती देने के लिए संजय कुडू ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। संजय कुडू आईपीएस बनाम रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश का केस सुप्रीम कोर्ट में अभी लिस्ट होना है। हाई कोर्ट ने निशांत शर्मा की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लिया था। इस केस में चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बेंच ने हिमाचल के सेक्रेटरी होम को निर्देश दिए कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इन दोनों अफसरों को उनके पदों से बदला जाना चाहिए। हाईकोर्ट में अब 4 जनवरी को इसकी फिर सुनवाई होनी है। लिहाजा राज्य सरकार को इससे पहले डीजीपी को बदलना है। ऐसा नहीं किया तो अदालत के आदेशों की अवमानना मानी जाएगी। मूल रूप से कांगड़ा में रहने वाले कारोबारी निशांत शर्मा ने 28 अक्टूबर को कांगड़ा पुलिस को शिकायत देकर कुछ लोगों पर उन्हें धमकाने के साथ साथ डीजीपी संजय कुडू पर भी गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। इसी बीच निशांत शर्मा की ओर से की गई ईमेल पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। तब कांगड़ा पुलिस ने 21 दिन बाद निशांत शर्मा की शिकायत पर एक्शन लेते हुए मैक्डॉलगंज थाने में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बेहद हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से हाईकोर्ट खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहा है। कांगड़ा पुलिस लगभग 2 महीने बाद भी निशांत शर्मा को धमकाने
रहने वाले लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को ही केस की सुनवाई के दौरान बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार से पूछा था कि इस मामले में वह कोई कार्रवाई करेगी या फिर कोर्ट खुद ही ऑर्डर जारी करे। हिमाचल के शिमला की उपनगरी ढली में शनिवार सुबह एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा ढली भट्टा कुफर बाईपास पर सुबह करीब 7:30 बजे प्रभाकर ऑटो मोटर के पास पेश आया है। इसमें 2 युवाओं की मौत की खबर भी सामने आई है। मृतकों की पहचान ऋतिक और प्रियांशु के तौर पर की गई है। दोनों की उम्र 23 साल बताई जा रही है। एक मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी भेजा गया है, जबकि दूसरे के शव को गाड़ी से बाहर निकाला जा रहा है। गाड़ी उल्टी होने से उसे बाहर निकालने में वक्त लग रहा है। बता दें कि पुलिस के 18 से 20 जवान और एसडीआरएफ की टीम मौके पर युवक को गाड़ी से बाहर निकालने में जुटी हुई है। गाड़ी को सीधा करने के लिए क्रेन से खींचा जा रहा है। वहीं रेस्क्यू को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि शिमला शहर के भीतर रेस्क्यू में इतनी देरी क्यों हो रही है। बता दें कि हादसे के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शिमला भट्टा कुफर हाईवे पर जिस जगह हादसा हुआ है, यदि वहां पैराफिट क्रैश बैरियर होता तो यह हादसा टल सकता था और 2 घरों के चिराग बुझने से बच सकते थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।